हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2022 का जो पेपर है और मॉडल नंबर GH, इससे पहले हम लोगों ने 2 मॉडल पेपर को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा मॉडल पेपर को और इसको यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि पेपर का जो डीप एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से पेपर आया था, क्या था। उसके अंदर मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा क्योंकि आप लोग ताकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकें किस चैप्टर से था और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके बारे में देखिए, सबसे पहले हिंदी वर्जन दिया हुआ है, आप एक बार पहले नज़र डाल लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, करा प्रति एकक कोष्ठक में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। तो आप देखें, इसमें हमारे पास होगा सबसे पहला अंतःकेंद्रीय घनी इसका। तो अभी हम लोग इसको हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है विलियन की मोलरता निकालनी है, यानी मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फार्मूला आप जानते हैं कि M = होता है N/V। और यहाँ पे V जो हमारे पास वॉल्यूम दिया है वो ml में दिया है, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। N निकाल लेंगे 7 ग्राम, N की = होता है 7 ग्राम अपान NaOH का हमारे पास होता है 40। इसको तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, 7/40 डिवाइडेड बाई 400 और मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड कर देंगे, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा इसका हमको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखें, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो सेकंड इनवर्स। ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारे पास है जल अपघटन ऑफ बेंजामाइड, यानी बेंजामाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर हमको बेंजोइक एसिड मिलता है। ठीक है ना। ये हम लोगों ने CN से, मैंने कहा था कि आप अगर देखे नहीं होंगे तो आप फ्लो चार्ट जाके देखें, वहाँ से ऑर्गेनिक कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि RNH2 पहले ऑब्जेक्टिव देख ले, RNH2CH4 CHCl3 + KOH। कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो इसको कार्बोलेमीन रिएक्शन कहलाती है। ये कई तरीके से पूछी गई है पिछले साल, कई सालों में इसको पूछा कि आइसोसाइनाइड कैसे मिलेगा, एमीन से आइसोसाइनाइड कैसे मिलता है, तो ये सब उसमें। RNA में कौन सा होता है, RNA में एडेनोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन और हमारे पास यूरेसिल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दंतुर लिगेंड के उदाहरण दे, यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है उसके बारे में बताइए। मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल कोई देना है तो कोई एग्जांपल दे दीजिए। जैसे एग्जांपल तौर पे H2O दे दीजिए, NH3 दे दीजिए, आप CN दे दीजिए, Cl दे दीजिए, Br दे दीजिए। ये सब है ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बनाता है, उसको हम लोग एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ग्लूकोज के अंदर जो होता है उसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है। आप उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इस तरीके से कर दें, यहाँ पे हम लोग OH लगा देते हैं। और फ्रक्टोज का बनाना है तो यहाँ पे इस तरीके से करना है, बस इस तरीके से हम लोग कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से लगा दो H2OH, बस यही हमको करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है एक सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव यानी E0 सेल की वैल्यू 1.15 है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला। तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला जानते हो आप, ΔG होता है -E-NF ई सेल। हमको ई सेल की वैल्यू हमको दी हुई है। देखो, ई सेल की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में जब हमारे पास ई सेल की वैल्यू गिवन है तो हम लोग सीधे उसी से सॉल्व कर ले। ई सेल की वैल्यू दी हुई है, N की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आपस में है। देखो, यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू कितनी होगी, N की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फार्मूले पे F की वैल्यू हमारे पास होती है 96,500, बस फार्मूले में रख देंगे। तो -2 × 96,500 इंटू हमारे पास E0 सेल की 1.1, जो सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है। उसके कह रहा है कि वैद्युत का इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, कागुलेशन क्या होता है, दोनों की डिफरेंशिएशन है। ये हमारे पास आया है सरफेस केमिस्ट्री से। कह रहा है एनालिन का नाइट्रीकरण की विधि का अभिक्रिया के सेशन से। तो एनालिन का नाइट्रेशन लिखना है। एनालिन का नाइट्रेशन एक क्वेश्चन पूछता है कि एनालिन का जो नाइट्रेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देखो, एनालिन के पास लोन पेयर होता है, तो आप अगर HNO3H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो इसीलिए पहले आप इसको ना एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दो। किससे करवा दो? एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दोगे तो ये यहाँ पे एनहाइड्राइड आके इसके जो लोन पेयर है इसको ब्लॉक कर देगा, इसको बिजी कर देगा। तब उसके बाद अगले स्टेप में आप कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन करवाइए। उसके बाद है ग्लूकोज के के साथ अभिक्रिया कीजिए, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाइए। बहुत आसान रिएक्शन है। देखो, ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं देखो ग्लूकोज का आप इस तरीके से कर देंगे और लास्ट में ऊपर होगा CHO। आप इसकी NH2OH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H2O के साथ ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बाकी आप इस तरीके से करवा दीजिए। यहाँ पे C है, यहाँ पे आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड NH बन जाए, डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा और यहाँ पे एक H लग जाएगा। उसके बाद HCN के साथ
करवा देंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। वही आपको बस कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, तो इसको ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पास OH और इस कार्बन से लग जाएगा CN। बस यही इतना करना है। कह रहा परासरण दाब की परिभाषा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन लिखिए और ऑस्मोटिक प्रेशर का मोलर उसका फार्मूला लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई का व्यंजक लिखिए। शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसका फार्मूला लिख दीजिए और उसके वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट लिख दीजिए। संक्रामक तत्व के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 3 अभिलक्षणों का गुण लिखिए। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में 3 प्रॉपर्टी लिखनी है तो लिख दीजिए। एक हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख दीजिए यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमारे पास होता है N-1 D1 to 10 और NS1 to 2। ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे लिख दीजिए N इक्वल टू आपके पास मिनिमम 4 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में हेडिंग में बनाइए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके बाद है कलर, ये 3 बार लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि उपसंयोजी यौगिक में वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो वर्नर जानते हो, वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर ने क्या कहा था, वर्नर ने कहा था कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास होता है उस कंपाउंड की जो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। जो प्राथमिक या प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बेसिकली हमारे पास निगेटिव से या न्यूट्रल से कंप्लीट होती है, जबकि हमारे पास सेकेंडरी जो होती है वो निगेटिव से कंप्लीट होती है, वो लिगेंड की तरह काम करता है, मेटल सेटिस्फाई करता है। ये सब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि ये सिल्वर CCP क्रिस्टल में इसको डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला जानते ही हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू Z इंटू मालिकुलर वेट अपान AQ इंटू अवोगैड्रो नंबर। तो अवोगैड्रो नंबर 6.602 होता है। आपको यहाँ पे A की वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻10 में और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 की पावर कर देंगे। मालिकुलर वेट किसका है, हमारे पास है सिल्वर का मालिकुलर वेट दिया हुआ है, बस खत्म बात। अब इसको कर दीजिए, सिल्वर का मालिकुलर वेट यहाँ पे दिया हुआ है, Z की वैल्यू है तो यहाँ पे कौन सा है, एकक कोष्टिक। तो अभी एकक कोष्टिक बताता हूँ कि क्या होता है, थोड़ा हिंदी में दिक्कत होती है मुझको भी। तो देखें हमारे पास क्या है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या समझते हैं, उसका फार्मूला निकला है। तो P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू XB, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये हमारे पास डेरिवेशन करना है, यही फार्मूला लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव SHE के बारे में कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसकी वैल्यू 0.00100 वोल्ट होती है। इसको स्टैंडर्ड के रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टोचियोमेट्री के जो डिफेक्ट होता है उसके बारे में लिखिए। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में आप लिख दीजिए। तनु शांत नाइट्रिक अम्ल में तांबे की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कापर के साथ आपकी रिएक्शन लिखनी है तो शांत डाइल्यूट के साथ, और कुछ नहीं करना है। चले अब उसके बाद हम लोग इसका जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है मैं नीचे करवा देता हूँ, बात इंग्लिश या हिंदी की दोनों एक ही रहती है, ठीक है ना। चले देखिए इंग्लिश वीडियो में देख ले पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि देयर आर टोटल 2 एटम पर यूनिट सेल। 2 एटम पर यूनिट सेल में किस में आता है, देखो बॉडी सेंटर में आता है। तो बॉडी सेंटर कहाँ पे हमारे पास है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। उसके बाद 7 ग्राम में, इसको सॉल्व कर लेना, पीछे फार्मूला बताया था। यहाँ पे हमारे पास कार्बिलेमीन रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास बेंजोइक एसिड होगा और यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये ऑब्जेक्टिव तो वही होता है जो आपका वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास चौथा ऑप्शन है। चलिए आगे देखें। अब कह रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी में यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि CCP का मतलब क्या होता है, क्यूबिक एक होता है SCCP सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल या CCP में हम लोग CCP लैटिस में देखेंगे। CCP सेंटर में हमारे पास होता है, सेंटर का मतलब होता है कि हमारे पास जो आएगा वो हम लोग 2 एटम इनकी जो मैंने कहा था ना कि Z की यहाँ पे आप 2 रख दीजिएगा बस। चले अब उसके बाद हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में है, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में बता ही दिया था पहले से। अब उसके बाद वर्नर थ्योरी वाला बात हो गई थी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहे थे कि प्रोसेस ऑफ केमिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया की लैबोरेटरी प्रिपरेशन में आप हैबर प्रोसेस का इस्तेमाल कर दीजिए। और हैबर प्रोसेस का आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाइएगा, बिना हैबर प्रोसेस के भी आप बात नहीं होगी, ठीक है ना। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं कि 2 हैलोजन के बीच में बनने वाला जो कंपाउंड, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप जानते हैं IF7 होता है, ICl5 CF2Br2 ये सब होता है जो ये कंपाउंड होते हैं, इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको प्रिपरेशन लिखनी है। अब देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ यानी डीहाइड्रोजिनेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल का निकलेगा, प्राइमरी एल्कोहल से हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जितने कार्बन है उतने ही, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम लोग इस्तेमाल करें तो RCH2OH तो ये बन जाएगा RCHO,
हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। उसके बाद नाइट्रेशन ऑफ फिनाल। फिनाल का नाइट्रेशन के दो रिएक्शन होती है, आप जानते हैं, एक पिगरिक एसिड बनता है, एक बनता है 2 आर्थो या पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। तो आप ऐसे फिनाल लिखिए, फिनाल बनाइए, फिनाल पे यहाँ पे OH, आप यहाँ पे कंसनट्रेट HNO3 की रिएक्शन करवाइए, एरो पे लिखिए कंसनट्रेट H2SO4, और आप फिनाल के साथ यहाँ पे OH होता है, आप यहाँ पे डाल दीजिए NO2 डाल दीजिए। अगर कंसनट्रेट लेंगे तो आपको आर्थो पे और दोनों आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे भी लगा देंगे। कह रहा है कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन विद एनिसोल। एनिसोल की फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आप लेविस एसिड यानी किसी भी कंपाउंड की CH3Cl की रिएक्शन करवा दीजिए, CH3Cl, आयरो पे लिख दीजिए AlCl3, और एनिसोल का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एनिसोल का फार्मूला हमारे पास ये होता है OCH3, यहाँ पे आप लिख दीजिए CH3Cl, यहाँ पे लिख दीजिए आप AlCl3। हो गया। बस यह हमारे पास देखो ये होता क्या, ये हमारे पास यहाँ पे आप आर्थो पोजीशन पे जाके CH3 को जोड़ दीजिए, ख़त्म बात। यहाँ पे OCH3, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए CH3, ये आपके पास हो गया फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब क्या कह रहा है? कह रहा है केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। आपसे रिएक्शन पूछा है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है भाई? कोल्बे रिएक्शन में आप जानते हैं कि यहाँ पे फिनाल से रिएक्शन होती है, फिनाल, और आप यहाँ पे CO2 NaOH से रिएक्शन करके आप सैलिसिलडिहाइड बनाते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है। यहाँ पे आप COOH का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगले स्टेप में क्वेश्चन क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन भी फिनाल से होती है, दोनों एक ही चैप्टर में है। आप जानते हैं कि ये हमारे पास से फिनाल में से दो नेमिंग रिएक्शन बहुत फेमस थी, ये दोनों है। तो रीमर टीमन में क्या बनता है? सैलिसिलडिहाइड बनता है। बस वहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म और KOH का रिएक्शन इस्तेमाल कीजिए। विलियमसन सिंथेसिस, या आपके पास ईथर में से है। ईथर की रिएक्शन देखो RH + RONA की रिएक्शन आप करवा देंगे तो बन जाएगा ROR। ये आपका हो गया विलियमसन सिंथेसिस। अब कह रहा है कि मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मोनोमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। देखो आपको SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में 2022 में 3 सेट में SN1 SN2 आई हुई थी, तो आप इसको हर हाल में पढ़ के जाइएगा। SN1 और SN2। SN1 क्या होता है? टर्शरी प्रीफर करता है। SN1 जो SN2 होता है ये प्राइमरी प्रीफर करता है। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या बोलते हैं कि ट्रांजिशन कंडीशन बनती है, ट्रांजिशन बनता है। तो ये हमारे पास इसके बीच में डिफरेंस है। चले अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किचनर रिडक्शन, दोनों में प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्केन बनता है। बस फ़र्क क्या है कि क्लेमेंसन के अंदर हम लोग जिंक अमलगम का इस्तेमाल करते हैं HCl के साथ, और यहाँ पे हम लोग वुल्फ किचनर में हम लोग एल्कलाइन हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं, NH2 का इस्तेमाल करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में जानते हैं कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास बनता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल बनाने के लिए मैंने जाके देखो शार्ट ट्रिक बनाई हुई है एल्डोल कंडेंसेशन की। वहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि आप ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये कंसनट्रेट NaOH या KOH के साथ बनाता है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल रिडक्शन होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम लोग ये एल्डोल कैनिज़ारो करवाएं तो यहाँ पे आप कंसनट्रेट NaOH लिख दीजिए, कंसनट्रेट NaOH, तो आपका बनेगा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा CHCOONA बन जाएगा। हो गया। HVZ रिएक्शन में क्या होता है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अल्फा पोजीशन पे जाके 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन जुड़ जाता है, ये हमारे पास कहलाती है। उसके बाद देखो ये हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग। चलिए देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग में हमारे पास क्या है, देखिए कह रहा है कि RCHO + 3OH बन जा रहा है हमारे पास RCOH। ये हमारे पास है कि एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो 3 मॉलिक्यूल OH के साथ क्या बना रहा है भाई? ये हमारे पास बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है। तो एल्डिहाइड से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टॉलुइन से इसका ऑक्सीडेशन CH2 की प्रेजेंस में हो रहा है। देखो टॉलुइन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा, ये एक हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। क्या है? इटार्ड रिएक्शन है ना। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे CHO कर दो, CHO का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा के ये हमारे पास ये देखो ये CH2 लगाया हुआ है ना, तो ये एक स्टेप में है, सीधे ये पूरी इटार्ड रिएक्शन है। आप इटार्ड रिएक्शन को एक बार देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा, ये NCERT में है नहीं। उसके बाद है ये COCl एनहाइड्रस AlCl3, ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि ये
PbBaSO4 के साथ रिएक्शन है, ये हमारे पास जाके आप लोग देखिएगा, ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगी। एल्डिहाइड के चैप्टर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग BaSO4 में इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो आप रिडक्शन करवा देंगे, हमको बेंजोइड मिलेगा RCN + SnCl2 + HCl। देखो अब यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस से कागुलेशन के बारे में है, ये सरफेस केमिस्ट्री से है। आप ये रिएक्शन बता ही दिया था आपको, वर्नर थ्योरी के बारे में बात हो गई थी। चलें अब हम लोग मिलते हैं दूसरे अनसॉल्व पेपर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।